प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व था। इसलिए आज मैं आपको भगवान की सौंदर्य का वर्णन करते हुए पाठ का आरंभ करूंगा। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के 14वें अध्याय में भगवान के सौंदर्य का सुंदर चित्रण। बर्ह प्रसूनन वधातु विचित्रितांगः प्रोदाम वेणुदल श्रृंग रवोत्सवाढ्यः वत्सान् गृणान् अनुगगीत पवित्र कीर्तिः गोपी दृगुत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे हैं। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़रों में नज़र मिला देते हैं तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की। हरिओम। और एक और सुंदर सा चित्र देखें भगवान का। गोपियाँ भगवान की बांसुरी सुनकर किस तरह मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। सुंदर भगवान का बांसुरी का वर्णन है। भगवान का वह बांसुरी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला है, बढ़ाने वाला है। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन लीं। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पाने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी थी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थीं कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे। ऐसा ही भगवान का सुंदर स्वरूप, भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। एक सुंदर स्वरूप का वर्णन और है। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इतना सुंदर चित्रण है कि वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां हैं। वेणुगीत, भागवत में वेणुगीत के में यह चित्रण है गोपियों के द्वारा कि वे देख रही हैं गोपियां कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही
सुंदर वेश है, बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालवाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। तो चलिए अब अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं। इसके पहले सत्र में मैंने आपको संचार के कार्य और जन संचार के कार्य दोनों समझाए थे, और भारत में जन संचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ यह भी समझाया था। जन संचार के माध्यम कौन कौन से थे ये मैंने आपको बताया था। जन संचार के माध्यम सबसे पहले समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसके बाद रेडियो, इसके बाद टेलीविज़न और इसके बाद इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि। तो हम जनसंचार माध्यमों का प्रथम प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रथम माध्यम समाचार पत्र पत्रिकाओं पर विचार करते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं ये वास्तव में जनसंचार माध्यम का सशक्त ऐसा माध्यम है कि जिसके समाचारों को, जिनकी सूचनाओं को, जिसके संदेशों को हम संकलित करके रख सकते हैं। हम कभी भी इनको देखना चाहें, उनके समाचारों को कोड करना चाहें तो उनको कोड कर सकते हैं। दैनिक जागरण ने तो एक प्रकार से उसकी बाइंड करके हर वर्ष की अलग अलग पूरे अखबार का एक स्वरूप एक पुस्तकाकार में दे दिया है, देते जाते हैं। और घरों पर भी बहुत से लोग समाचार पत्रों का संकलन करते हैं, कुछ कटिंग रख लेते हैं, साहित्य से संबंधित है, कुछ विशेष समाचार से संबंधित है, कुछ जनरल नॉलेज से सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो ऐसे लोग समाचार पत्रों की कटिंग करके रखते जाते हैं, कुछ अच्छे कोटेशन आ जाते हैं, कुछ अच्छी सूचनाएं आ जाती हैं, और वे समय समय पर उनका किसी न किसी लेख के कोड में प्रयोग करते हैं। तो जनसंचार की सबसे महत्वपूर्ण मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है। हाँ, आज अखबार पढ़ने वाले लोग कम हो गए हैं और टीवी रेडियो आदि को सुनने वाले, देखने वाले ज़्यादा हो गए हैं। टीवी और रेडियो में एक खासियत ये है कि जो अनपढ़ है वो भी सुनकर समाचारों से अवगत हो सकता है। प्रिंट अक्षर है, जो पढ़ना जानता है वही उस समाचारों को पढ़ सकता है और समझ सकता है। लेकिन फिर भी जनसंचार की सबसे मजबूत और कड़ी पत्र पत्रिकाएं ही रही है, भले ही आज टीवी रेडियो ने इसका स्थान ले लिया हो। लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व विशेष बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो। आज पत्रकारिता की परिभाषा है कि प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के आदान प्रदान को, खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है। लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। तो पहली परिभाषा थी, प्रारंभिक परिभाषा, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरों के या समाचारों के आदान प्रदान को या संप्रेषण को पत्रकारिता कहा जाता था। पत्रकारिता के प्रिंट मीडिया के 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा, उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना, और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। ये 3 पहलू, इन तीनों के बिना प्रिंट मीडिया सफल नहीं है। पहले समाचारों का संकलन करना, फिर उनको संपादित करना, फिर उसको प्रकाशन में लाना और पाठक तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते। पहले 2 वो कौन से हैं? संकलन और उनका संपादन। क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होता है, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। अर्थात जब संपादन करना तो पत्रकारीय कौशल होना चाहिए, पत्रकारिता की कलाएं आनी चाहिए, उसके सिद्धांत आने चाहिए, उसके नियम समझ में आने चाहिए,
उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि समाचार कैसे बनाए जाते हैं। तो तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारी कौशल की अपेक्षा होती है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है। इसमें जो बाहर से खबरें लाई जाती हैं वो कौन करता है? संवाददाता। मैंने पहले बताया कि संवाददाता ही जगह जगह से, गांव स्तर से, मंडल स्तर से, जिले स्तर से समाचारों का संकलन करते हैं। गांव स्तर से समाचारों का संकलन कर गांव स्तर के संवाददाता जिले के ब्यूरो चीफ के पास पहुंचाते हैं। जिले का ब्यूरो चीफ इनको संकलित करता है और प्रमुख कार्यालय जहां से प्रकाशन होना होता है वहां पहुंचाता है। और इसके बाद वहां का काम प्रारंभ होता है कि वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में होता है। संवाददाता समाचारों का संकलन करते हैं, चाहे वो स्तंभ हो, समाचार हो, घटनाएं हो, उन सब का संकलन करते हैं और ब्यूरो चीफ के माध्यम से प्रमुख कार्यालय पहुंचते हैं। वहां संपादकीय विभाग का काम हो जाता है कि उन समाचारों का संपादन करना, उन्हें छपने लायक बनाना, उन्हें सुरुचिपूर्ण बनाना। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होता है। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। कोई भी घटना है, कोने कोने की, गांव स्तर की, हर स्तर की कई घटनाएं समाचार बन सकती है, लेकिन उसमें समाज का हित होना चाहिए। जिसमें समाज का कोई हित ना हो, ऐसे समाचारों का प्रकाशन का कोई मतलब नहीं। और लोगों की रुचि ना हो जिनमें समाचारों को पढ़ने की, उन समाचारों को प्रकाशन करने से कोई मतलब नहीं। लोग अखबार को उपेक्षित कर देंगे, उस समाचार पत्र को उपेक्षित कर देंगे। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। इसकी भारत में पहली शुरुआत कब हुई है? सन 1780 में हुई है, वो भी किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा और बंगाल गजट नामक अखबार से। बंगाल गजट नामक अखबार से इसकी शुरुआत हुई है। ये देखिए दिया गया है बंगाल गजट नामक अखबार, लास्ट पैराग्राफ। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड ही माना जाता है, जो कि वह भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। सन 1826 में प्रकाशित हुआ और पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा संपादित था। उसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। हिंदी साहित्य में और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के उस समय के, ये हिंदुस्तान अखबार का स्वरूप है और ये सरस्वती पत्रिका का स्वरूप है। इस तरह से पहले अखबारों का प्रकाशन हुआ करता था। और हिंदी भाषा के विकास में देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम, ये देखिए पैराग्राफ में दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली हिंदी साहित्य के माध्यम से। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य का प्रथम युग है। आधुनिक युग में हिंदी साहित्य को सर्वाधिक प्रारंभिक विकास जिनके कार्यकाल में हुआ है, जिनके अथक प्रयासों से हुआ है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस अल्पकाल में ही उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के लिए जितना काम कर दिया, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। बहुत धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के लिए अपना धन भी, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि वे अंतिम समय में बिल्कुल निर्धनता की स्थिति में थे और साहित्य की साधना में ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसीलिए
पत्र शुरुआती प्रारंभिक अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत भूमिका निभाई हिंदी भाषा के विकास में। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली थी हिंदी साहित्य के विकास के लिए। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। उस समय जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो लोग अपने अपने विचारों को पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों को जागृत करते थे, उनके अंदर उत्साह भरते थे, उनके अंदर स्वतंत्रता की चिंगारियाँ जागृत प्रज्वलित करते थे इन अखबारों के माध्यम से ही। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। ये लोग केवल स्वतंत्रता आंदोलन सैनिक ही नहीं थे, इन्होंने पत्रकारिता की भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराम विष्णुराव परालकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये आज़ादी के पहले के पत्रकार हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। ये पत्रिकाएं हैं, आज़ादी के पहले के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। और ऊपर जहां गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर बाल मुकुंद गुप्त तक ये आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार, इनको नोट कर लीजिएगा एक जगह। लेकिन जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी। आज़ादी के पहले जो पत्रकारिता हुआ करती थी, उसका उद्देश्य था लोगों में आज़ादी का या स्वतंत्रता का भाव जागृत करना, देश को स्वतंत्र कराने का भाव जागृत करना, उनमें उत्साह भरना, उनमें ओज भरना, उन्हें जागृत करना, उन्हें स्वतंत्रता के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लक्ष्य में परिवर्तन हुआ। 2 दशकों तक तो पत्रकारिता का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण रहा, राष्ट्र निर्माण के प्रति कटिबद्ध रहे। लेकिन धीरे धीरे जब उनका अस्तित्व समाज में स्थित होने लगा तो उनका स्वरूप बदल गया। उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई है। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गईं और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। क्योंकि आज स्वरूप पत्रकारिता का देखें तो बिल्कुल दलाली जैसा हो गया। विज्ञापनों के लिए दौड़ते हैं केवल, उनका उद्देश्य है कि बड़े बड़े विज्ञापन मिल जाएं। उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोगों को अधिक से अधिक पैसा भी दिया जाना होता है। लेकिन सिद्धांत बदल गया है, केवल अर्थोपार्जन हो गया है। लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करना पत्रकारिता का काम आज हो गया है। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसंता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जाता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। तो आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्रिकाएं और कुछ पत्रकार ये इसमें दिए गए हैं, इनको अलग से नोट कीजिएगा। अगला जनसंचार का दूसरा माध्यम है रेडियो। तो पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। तो सबसे 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए, अर्थात वायरलेस का विकास किया,
ध्वनियों के आदान प्रदान का, ध्वनियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब वहाँ से रेडियो के जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस तक केवल रेडियो ही एक ऐसा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में कि जो ध्वनियों के आदान प्रदान का, समाचारों के आदान प्रदान का माध्यम था, सशक्त माध्यम था। 1892 शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिकी शहर, यहाँ से प्रश्न बनेगा शुरुआती दौर में रेडियो स्टेशन कब और कहाँ कहाँ प्रारंभ हुए, तो 1892 में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में भी लगभग इसी समय रेडियो की शुरुआत हुई 1921 में। वो भी सबसे पहले रेडियो की शुरुआत कार्यक्रम से हुई। मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। इसके बाद 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। किस सन में हुई? 1936 ईस्वी में। यह भी आज़ादी से पहले का है। रेडियो की स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल गए थे। वो कौन कौन से जगह हैं? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। इन 9 जगहों पर आज़ादी से पहले हमारे रेडियो स्टेशन स्थापित हो गए थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो ढाका, लाहौर और पेशावर ये तीनों पाकिस्तान के भाग में चले गए थे। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आकाशवाणी ने कई कार्यक्रम निकाले थे, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, मनोरंजन के लिए हो, कृषि से संबंधित हो, कहानियों के साहित्य के प्रसारण से संबंधित हो, कविताएं, कहानियाँ का प्रसारण किया, या चिकित्सीय कोना करके दिया हो, चिकित्सीय प्रसारण किए गए, शिक्षा से संबंधित प्रसारण किए गए। तो ऐसे इस प्रकार देश के, राष्ट्र के विकास के लिए, जनमानस के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम रेडियो के द्वारा प्रसारित हुए। रेडियो की अपनी अहम भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देखो, आज आकाशवाणी कितनी भाषाओं? 24 भाषाओं और 146 बोलियों में। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। अब आज इतना प्रचलन नहीं रहा रेडियो का। एक समय था, हमारे समय प्रारंभ बचपन के काल में भी काफ़ी इसका प्रसार रहा। हमारे पिताजी के समय में भी तो बहुत ही था। गांव में किसी को एक रेडियो, साइकिल और घड़ी, ये 3 चीज़ें शादियों में मिल जाती थी तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। और कुछ मनचले लोग तो रेडियो को हाथ में लिए पूरे गाँव में चक्कर लगाया करते थे। जो आज मोबाइल लेकर चक्कर लगाते हैं, पहले रेडियो लेकर लगाया करते थे। तो इस तरह से रेडियो अपने आप में, रेडियो का प्रभाव लोगों तक बहुत हो गया था। रेडियो एक उपयोगी चीज़ बन गई थी। रेडियो एक शौक की चीज़ बन गई थी। इस तरह लोगों के हृदय में रेडियो ने अपना स्थान जमा लिया था। सन 1993 में FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आईं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। पहले ये सरकार के नियंत्रण में था, फिर धीरे धीरे इसका एक निकाय बना दिया गया जिसका नाम दिया इसका आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र को सरकार के नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक एक स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया और उसको ये सौंप दिया। क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने के लिए पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की थी। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने, क्योंकि सरकारी तंत्र तो आप जानते हो कैसा है, सरकार के कामकाज के तरीके क्या हैं। धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद सरकारी तबकों में केवल पैसा कमाने की होड़ लग गई थी, कार्य में शिथिलता आने लगी थी। इसी का शिकार होता जा रहा था हमारा रेडियो। तो उच्चतम न्यायालय ने
एक निर्णय दिया कि इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेइचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और एमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल आज बिछा हुआ है। तो रेडियो ने अपना स्थान बनाया था। रेडियो समाचारों को सुनने का एक उस समय बहुत सशक्त माध्यम था। गांव में 1 या 2 रेडियो हुआ करते थे। लोग किसी ऊंचे स्टूल आदि पर या पेड़ के नीचे रख दिया करते थे और समाचारों को सुना करते थे। देश की स्वतंत्रता के पहले भी लोग समाचारों को जानने के लिए रेडियो का ही सहारा लिया करते थे। धीरे धीरे टेलीविज़न ने स्थान लिया। आगे हम टेलीविज़न और इंटरनेट पर चर्चा करेंगे। हरिओम, नमो नारायण।